अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले नेक तमन्नाएं, दुआएं उन तमाम लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से और दीगर बीमारियों से नबरदाजमा हैं, लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत कामिला आजला अता करे और जो लोग इससे महफूज रहें उनके लिए बस यही दुआ है कि आप इसी तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते रहें। आप इंशाअल्लाह महफूज ही रहेंगे। बहुत सी बातें करनी हैं। आपको पता है PIA तैयारा हादसे की जो रिपोर्ट है उसके बारे में भी बहुत बात हो रही है और जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट पर डाली गई है। और फिर कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात भी सामने आए हैं कि हमारे तो ऑलमोस्ट 30% पायलट्स जो हैं उनकी डिग्रियां जो हैं वो सही नहीं हैं, वो इम्तहानात में ख़ुद से बैठे ही नहीं हैं। और होपफुली इस सिलसिले में वाकई कार्रवाई होगी और जो भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। क्योंकि अगर इस तरह की बातें हैं और ये पायलट्स या फिर कोई और अमला बग़ैर क्वालिफ़िकेशन के यहाँ पर बैठा है तो फिर ये नेगलिजेंस नहीं है, ये तो कत्ल है। ये तो उन तमाम मासूम जानों का कत्ल है या उनकी ज़िंदगी दाव पर लगाने वाली बात है जो उन तैयारों में सफ़र कर रहे होते हैं। एक और बात यह कि समबडी हैज़ टू रिव्यू आवर पॉलिसी। जिस तरह से एमिरेट्स और दीगर एक और कतर एयरलाइन ने भी हमारे पाकिस्तान से फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा से सस्पेंड कर दिया क्योंकि हमारी तरफ से बहुत से जो लोग जा रहे थे पैसेंजर्स, उसमें एक बड़ी तादाद जो है आदमी वो कोरोना पॉजिटिव निकल रही है। तो वी नीड टू लुक इन टू इट। या तो हमारी कोई ऐसी पॉलिसी हो कि हमारे पास इंटरनेशनली ऑन बोर्ड चढ़ने से पहले मुसाफिरों के 48 घंटे पहले टेस्ट किए जाएं। बिकॉज अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आगे फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान में आने और पाकिस्तान से बाहर जाने का, पाकिस्तानियों के लिए ट्रैवलिंग का। और जाहिर है कि इस टाइम कोई लेजर ट्रैवलिंग तो हो नहीं रही है। या तो लोग अपने घरों को वापस जाना चाह रहे हैं जो बाहर रहते हैं, या तो लोग अपनी नौकरियों को वापस जाना चाह रहे हैं। इसलिए इस पर गौर करने की ज़रूरत है। ये सूरत हाल आनी चाहिए ही नहीं थी और दुनिया में भी हमारा नाम ख़राब हो रहा है कि जनाब हम कोरोना वायरस के पेशेंट भर भर के दूसरे मुल्कों में भेज रहे हैं। दिस इज़ सो नॉट राइट जनाब। वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज और बड़ी हैरान कुन बात है कि उस वक्त जब एक पेंडेमिक की सिचुएशन है और सेहत का एक बहरान पैदा हुआ है तो इस किस्म की शॉर्टेज क्यों पैदा होने का खदशा पैदा हो गया, ये ख्याल पहले किसी को क्यों नहीं आया। एक नया बहरान सर उठा रहा है। मुल्क में अद्वियात का बहरान पैदा हो सकता है। दवा साज कंपनियों ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है। हुकूमत को फौरी एक्शन में आना होगा वरना बहरान दर बहरान का सिलसिला तवील होता जाएगा। पहले ही माशाल्लाह मल्टीपल बहरान चल रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से एक इश्तिहार शाया हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि दवाओं की तैयारी के लिए खाम माल की दरामद बंद है। फौरी इक़दाम ना किए गए तो जान बचाने वाली दवाओं में शदीद किल्लत का सामना हो सकता है। जान बचाने वाली अद्वियात का खाम माल ज़्यादातर चीन और भारत से आता है। अब 3 माह हो गए हैं ड्रग असिस्टेंट कंट्रोलर्स ने गुज़श्ता 3 माह से क्लियरेंस ही नहीं दी है। यही नहीं बल्कि एयरपोर्ट्स पर पहुंचने वाले खाम माल को भी क्लियर नहीं किया जा रहा है। नतीजे में दवाओं की किल्लत हो सकती है जिससे ब्लैक मार्केटिंग होगी और आवाम को दवाएं महंगी खरीदना पड़ेंगी। ड्यूटी बढ़ाने से ग्लास पैकेजिंग मटेरियल की भी किल्लत पैदा हो गई है जिससे जान बचाने वाले इंजेक्शन भी दस्तयाब नहीं हैं। इंतहाई अहम मामला है और जब हमने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान यानी ड्रैप का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो यही कहा गया कि सिर्फ मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत ही इस पर बात कर सकते हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से इस हवाले से राब्ते की कोशिश की। ज़ाहिर है वी वांटेड टू गेट इनटू इट क्योंकि ये मसला खुदा न खास्ता अगर शुरू हो गया तो एक बहुत बड़ा बहरान सामने आ सकता है। लेकिन वो ज़ाहिर मसरूफियात हैं उनकी, वो मसरूफियात के बायस दस्तयाब नहीं थे। लेकिन अभी हम कह दें कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, वी वुड रियली लाइक टू इंक्वायर फ्रॉम यू कि आप इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं क्योंकि दिस कैन बी रियली डेंजरस और इसमें लोगों की ज़िंदगियाँ इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसी पर बात करते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नौशीन साहिबा। नौशीन साहिबा, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से खाम माल की जो दरामदी पॉलिसी है इसमें ताख़ीर की वजह से मुल्क में दवाओं की किल्लत पैदा हो सकती है बिकॉज रॉ मटीरियल आ नहीं रहा है। तो हुकूमत क्यों ताख़ीर कर रही है जब पता है कि इस वक्त सबसे बड़ा बहरान ही सेहत का है? देखिए जी, पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ना इस वक्त कोई शॉर्टेज है और ना नियर फ्यूचर में कोई शॉर्टेज होने का इम्कान है। हाँ, लॉन्ग टर्म में ये है कि हमें इसको देखना पड़ रहा है कि जो खाम माल है वो इस वक्त कोविड की सिचुएशन की वजह से मुल्क के बहुत सारे मामलात जो हैं उनमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मगर गवर्नमेंट जो है, ये मैं आपको श्योर कराती हूँ कि इसके ऊपर बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम कर रही है कि जो आने वाले दिन कुछ अरसे के बाद एक शॉर्टेज का जो इम्कान है कि वो ना हो और इसके ऊपर जो है
मीटिंग कॉल की गई है और इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हो रहा है और बहुत जल्द जो है ये पॉलिसी जो है ये आपके सामने आ जाएगी। देखिए, बेहतर यही होता है कि किसी भी बहरान से पहले उसकी तैयारी कर ली जाए और उसको आने ना दिया जाए। और आप कह रही हैं कि अब गवर्नमेंट वार फुटिंग पे काम करिए, वी आर रिलीव्ड टू नो दैट। लेकिन इस इश्तिहार की वार्निंग से तो एक चीज़ जाहिर हुई है ना कि अगर दवाओं की किल्लत पैदा ना भी हो तो दवाएं महंगी ज़रूर हो जा रही हैं। ऑलरेडी हमारे सामने कीमतें हैं क्या चल रही हैं, पर्टिकुलरली कोविड से रिलेटेड जो दवाएं उनकी क्या सूरत हाल है। दवाएं पहले भी कई गुना महंगी हो चुकी हैं, गरीब आदमी पहले ही मुतासर था। आमिर कियानी साहब को उसी बात पर ओहदा छोड़ना पड़ गया था, लेकिन इस मामले की तफ्तीश में कुछ सामने आया नहीं, आपको याद होगा। तो क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया नौशीन साहिबा? देखिए जी, प्राइसेस जो हैं वो खुद ब खुद नहीं बढ़ती हैं। आखिर एक ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी है और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 2018 में जब शायद खाकान अब्बासी साहब की आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी, उसके अंदर ये ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी को अप्रूव करके गए थे और उसके अंदर बहुत सारी जो हैं वो ऐसी खामियां थीं जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास ये कुछ इख्तियारात थे जिससे वो अपनी किसी जगह पे मनमानियां करके प्राइसेस इंक्रीज करती थी। प्राइस जो है वो बिल्कुल इस हुकूमत की जो खास तौर पे मेडिसिन की प्राइसेस जो है उसके लिए ड्रैब के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं और उस ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी को बहुत करीब के साथ जो है उसको स्टडी किया जा रहा है और उसके अंदर कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं। और चूँकि ये दवाइयों की प्राइस जो है ये ख़ास फार्मूला के तहत तय होती है और ये अपने आप नहीं होती, इसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं और उसके तहत ये एक पॉलिसी के तहत होती है और पॉलिसी बोर्ड उसका अप्रूवल देता है, उसके बाद कैबिनेट उसका अप्रूवल देती है। तो ये प्राइसेस इस तरीके से नहीं बढ़ेंगी। इसके अंदर जो खामियां थी ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 में जो पिछली हुकूमत करके गई थी वो तमाम रिव्यू हो रही हैं और उसके अंदर जो कमी बेशी है जिसकी वजह से ये प्राइसेस नाजायज़ तौर पर बढ़ती थी उनको दुरुस्त किया जा रहा है और इंशाल्लाह ये आपके सामने 2-3 दिन में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। नौशीन हामिद साहिबा, 22 माह तो हो गए हैं, होपफुली अगले 3 साल तक ये पॉलिसी रिव्यू होने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद अगली हुकूमत आएगी, वो फिर सोचेगी कि पिछली हुकूमत ने जो रिव्यू किया है उस पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और 5 साल शायद में भी यूं ही गुजर जाएं। इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम दैट हैज़ ऑलरेडी बीन स्पेंट। तो ये जल्द हो जाए मामला तो आवाम को कुछ सहूलत मिल जाए। और अब हर बात की तौजी और हर बात की रीजनिंग में गुज़श्ता और माजी की बातों को लेकर आना, पीपल हैव स्टॉप्ड बाइंग इट नाउ। थैंक यू नौशीन हामिद साहिबा, आपने वक्त दिया। असम्बली रियासत-ए-आला ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस बात की तहकीक करवाएं कि टिड्डियाँ खाने से कोरोना वायरस ख़त्म होता है या नहीं। अगर हकीकत है तो फिर कौम टिड्डियों को खुद ही आप इस बहाने टिड्डियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी ना। आपको पता ही है इससे पहले भी तिया पाचा हो जाएगा टिड्डियों का, हम खुद ही कर लेंगे क्योंकि हमें पता लगना चाहिए, चाहे वो सना मक्की हो या चाहे कोई और टोटका हो, हम सारे उसके पीछे ऐसे लगते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी इस बात को सच समझ के टिड्डियों की ब्लैक में फ़रोख्त ना शुरू हो जाए और लोग टिड्डियाँ ना खरीद के होर्डिंग उसकी शुरू कर दें कि कोरोना वायरस से इसको कोई फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यू जस्ट शुड टेक इट एज अ जोक, ठीक है। वैसे ये हमें खुश करने के लिए इस किस्म की बातें की जाती हैं। अभी आगे बढ़ेंगे और पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से मज़ीद 148 अफराद इंतकाल कर गए हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर। मजमूई तौर पर वबा से अमवात की तादाद 3903 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 4044 मरीज आए हैं और मजमूई तौर पर कोरोना केसेस की तादाद 1,92,000, हम बस 2 लाख का फिगर पहुंचने ही वाले हो चुकी है, जबकि 21,835 टेस्ट भी किए गए हैं, विच इज़ अगेन अ लेसर नंबर ऑफ टेस्ट्स। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा कार बढ़ाया गया है। पूरे के पूरे इलाके सील कर दिए गए हैं। बाज़ जगहों पर सिंध पंजाब के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमतों को भी अब बड़े फैसले करना होंगे। पंजाब इंतज़ामिया ने लाहौर समेत सूबे के दीगर 33 मकामात को सील करने की मंजूरी दी है। ज़राए का कहना है कि पंजाब के कई इलाकों में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है, जिस पर इलाकों को सील करने का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना है कि मज़ीद इलाकों को लॉकडाउन करने का मकसद कोरोना से बचाव है। हम केसेस के टेस्ट कर रहे हैं और आपके सामने अब केसेस के नंबर आ रहे हैं। तो उन केसेस की जो तादाद जिन इलाकों में ज़्यादा आई है उनको हम मज़ीद उनका लॉकडाउन कर रहे हैं और वो एरियाज़ हम बंद करेंगे ताकि ये वबा की फैलाव को हम रोकें। 2 हफ्ते का हमने कहा था इनिशियली, SOPs की वायलेशन होती रही और इन एरियाज़ के अंदर नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बढ़ते गए। दूसरी जानिब कल हमारे शो में गुफ्तगू करते हुए सिंध की वज़ीर सेहत अज़रा फजल पेचो ने कहा था कि लॉकडाउन ना होने से स्मार्ट लॉकडाउन बेहतर है।
स्मार्ट लॉकडाउन जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये हाई रिस्क एरियाज में जहाँ हाई इन्फेक्टिविटी रेट है, हम उसको लॉकडाउन कर रहे हैं। उससे कोई स्मार्ट लॉकडाउन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन उस वक्त होता है जब हमने इस तादाद में जो है टेस्टिंग की होती कि हमें बिल्कुल कम्युनिटी स्प्रेड का पता होता, तो उसको भी स्मार्ट लॉकडाउन या कुछ कहते। एनी लॉकडाउन, इवन इफ इट्स द वीकेस्ट लॉकडाउन, इज बेटर देन नो लॉकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बढ़ते हुए केसेस के साथ साथ स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये काम इस पैमाने पर नहीं हो रहा जिसकी ज़रूरत है। दूसरी जानिब ईद और कुर्बानी से मुताल्लिक हुकूमती पॉलिसी भी अभी सामने नहीं आई है और इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है, क्योंकि अब ज़ाहिर है लोगों ने सोचना है, प्लान करना है। अगर किसी ने कहीं हिस्सा डालना है या कहीं ऑनलाइन कुर्बानी करानी है, ज़ाहिर है अपने घर पे बहुत से लोग हैं जो इन हालात में कुर्बानी अपने घर पे करने से, उसका घर पे एहतमाम करने से इज्तनाब कर रहे हैं, यही कोशिश कर रहे हैं कि कहीं और पे कुर्बानी हो जाए और गोश्त वोश्त बन के जो है वो घर पे आ जाए। सो पीपल हैव टू प्लान, और इस सिलसिले में हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी इसकी हम सभी मुंतज़र हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अमीन हफीज़। अमीन, बताइएगा लाहौर के अब कौन कौन से और इलाके हैं जहां पर ये स्मार्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया है और क्या एक्टिविटी है वहां पे? बिल्कुल कोई घर से बाहर और अंदर नहीं जा सकता? जो लोग जॉब्स पे जाते हैं क्या उनको जाने की इजाज़त होती है? क्या तरीका होता है? जी अब्दुल्ला साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये वही सवाल है जो जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन गवर्नमेंट ने फोर्सली इम्प्लीमेंट कर दिया है उस बारे में लोग यही जानना चाहते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी, एक तो रियलिटी वो है जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करती है, वो तो आपको भी पता है क्या करती है, कैसा लॉकडाउन है। ग्राउंड पे ये है कि जिन इलाकों को पहले भी लॉकडाउन किया गया, लाहौर के मतलब एक इलाके के कुछ पार्ट्स को, एक जो ब्लॉक होता है उसके एक खास गलियों को पहले ये किया गया। लेकिन कल जो सूबाई वज़ीर सेहत ने और महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें जिस इलाके का नाम लिया, जैसे गुलशन रावी का नाम लिया, मॉडल टाउन कहा, फैसल टाउन, गार्डर टाउन, DHA कहा कि इन इलाकों में टोटल लॉकडाउन होगा। अब लॉकडाउन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड पे ये है कि हर मेन गली के बाहर बैरियर लगा दिए गए हैं, खारदार तारें लगा दी गई हैं और वहाँ एक चाको चुबंद पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद है। अब ये लॉकडाउन हो क्या रहा है? अब जो मुकामी लोग हैं, जिसने दूध लेना है, दही लेनी है, ऑफिस में जाना है, किसी ने कोई वकील साहब हैं उसने ज़िला कचहरी जाना है, हम सहाफ़ी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सब को तो उस इलाके से आने और जाने के लिए एक मखसूस एरिया मुख्तस कर दिया गया है कि गुलशन रावी का अगर ये इलाका है या DHA का, तो आप इस एरिए से बाहर जा सकते हैं। अब जब वापस आप आते हैं तो आप अपना ID कार्ड दिखाते हैं। अगर आप उस इलाके के एड्रेस होल्डर हैं तो आपको उस इलाके में एंट्री की इजाज़त दी जाती है। मसलन मतलब अब्दुल्ला साहब जो आप पूछ रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन है क्या, मतलब उसमें यह है कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो अंदर उस लॉकडाउन के एरिए में वो सारी दुकानें खुली हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको इस एरिए से बाहर जाने की इजाज़त है, उनको अंदर आने की इजाज़त है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरा सगा भाई DHA रहता है तो मैं उनको मिलने जाऊँ तो पुलिस मुझे इसकी इजाज़त नहीं देती, इसलिए कि मेरा ID कार्ड पे जो मेरा होम एड्रेस है वो DHA का नहीं है। तो इस तरह गैर मुतलका अफराद को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है और बल्क में वहाँ से किसी को निकलने की इजाज़त इसकी कितनी इफेक्टिवनेस अभी तक सामने आ रही है? क्या इन इलाकों में जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, क्या वहाँ केसेस कम हो रहे हैं? और मैं एक और पहलू पे भी सोच रहा था, बहुत से लोग होते हैं जिनका ID कार्ड पे परमानेंट एड्रेस अपडेटेड नहीं होता, रहते वो कहीं और हैं और ID कार्ड पे दादा के घर का एड्रेस ही चल रहा होता है, तो उनको तो बड़ी मुश्किल हो रही होगी इसमें। नहीं, ये लाहौरी बड़े सियाने लोग हैं अब्दुल्ला साहब, बहुत
ये घबराने वाले नहीं है। ये जब अपनी गली से मोहल्ले से निकलते हैं तो कांस्टेबल को बता के जाते हैं कि मैं अमीन हफीज़ हूँ और मैं अभी इधर से आया हूँ, मेरा वो सामने घर है, तो मैं ये चीज़ लेने जा रहा हूँ या मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मुझे पहचान लो, मैंने वापस आना है। तो ये आपस में मुकामी सतह पे बामी अफाम तफहीम कह लें। और पुलिस वाले भी हमने देखा इतनी ज़्यादा सख्ती वो नहीं कर रहे कि वो मार्शल लगाया हुआ है, मतलब वो कर भी नहीं सकते। लेकिन जो लोगों में रुझान है अब्दुल्ला साहब, जो बड़ी खुशाइन बात है, जो पहले लाहौरिये जो अपने आप को जिंदा दिल कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये जो कोरोना है वरोना कुछ नहीं है। अच्छा, तो अमीन, तो फलाना है, केसेस भी कुछ कम हुए हैं, लेकिन अब लोग कोरोना से डरने लगे। जी, जिंदा दिलों के शहर लाहौर में अब जहां लॉकडाउन किया गया है वहां केसेस की तादाद अब निस्बतन कम आई है। अभी जो अगर लीगली देखें तो जहां लॉकडाउन होता है, जहां स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं, उसके असरात 14 दिन के बाद आना शुरू होते हैं। लेकिन जो अभी डाटा है गवर्नमेंट का, उसमें अभी कुछ बेहतरी आ रही है। बहुत शुक्रिया अमीन हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से। लाहौर स्मार्ट लॉकडाउन की तफसील हमें बता रहे थे। अब सिंध और पंजाब के बाद पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन करने की तैयारी है। वहाँ किस तरह से किया जाएगा, किन इलाकों को बंद किया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव से इस ब्रेक के बाद। अजमल वजीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और दीगर लोग भी हमारे साथ होंगे। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और हम इससे पहले स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे थे। लाहौर की सूरत हाल हमने मालूम की। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान तक का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अजमल वजीर साहब, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाबानी, दोनों हमारे साथ होंगे। बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा की सूरत हाल मालूम करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अजमल वजीर साहब के पास। अजमल साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा खैबर पख्तूनख्वा में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो इलाके बंद किए जा रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं, कहाँ ज़्यादा केसेस आए हैं और क्या प्लान है? क्या वहाँ पर SOPs पर अमल नहीं हो रहा था या वहाँ से रिपोर्टेड केसेस की तादाद ज़्यादा थी? देखिए, ये जो हमारा फैसला है, जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली पर तेज़ी से हमारा जो वो था हमने काम किया, उस पर हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब ने फैसला किया कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। सूबे के तमाम अजला में केसेस की बिना पर मालूम किया जा रहा है, केसेस को हम देख रहे हैं कि किस इलाके में शरह ज़्यादा है, वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। इस वक्त सूबे के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता जो दिन है उसमें हमने पिशावर, मर्दान, मलाकंड, कोहाट डिवीज़न, बन्नू डिवीज़न, DA खान, हज़ारा डिवीज़न के मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन हमने लगाया है। अब तक मजमूई तौर पर 235 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। अब शवानी साहब आपकी तरफ आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान भर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मुख्तलिफ इलाके बंद किए जा रहे हैं। हुकूमत बलोचिस्तान आपको याद है पहले मुकम्मल लॉकडाउन के हक़ में थी, हमने काफ़ी मरतबा आपसे बात भी की, लेकिन फ़िलहाल ज़ाहिर है स्मार्ट लॉकडाउन पर ही काम चल रहा है। आपके ख़्याल में ये काफ़ी होगा या फिर आपको लगता है कि क्वेटा में ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन बेहतर हल है? देखिए, हुकूमत बलूचिस्तान ने ये तमाम तजर्बात करके देख लिए। हमने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी किया, स्मार्ट लॉकडाउन, 5 सेक्टर खोल के रिलैक्स लॉकडाउन भी करके देखा, और ये जो कुछ सेक्टर हॉट स्पॉट्स जो लॉकडाउन कर रहे हैं, ये अवाइल में कोयटा में हमने कुछ एरियाज़ जो है अवाइल में लॉकडाउन किए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोयटा को बाकी बलूचिस्तान के अजला से हमने मुनक़ता किया। सारा करने के बावजूद भी जो केसेस हैं, तजर्बा हमारा ये है कि जब तक लोग ख़ुद ताउन नहीं करते उस वक़्त तक कोई भी आप लॉकडाउन करें उसके इस तरह समरात सामने नहीं आएंगे। अवाल में लोग ताउन नहीं कर रहे थे, कोरोना को या झूठ कहते थे या साजिश समझ रहे थे। अब जब लोगों ने कुछ ताउन करना शुरू किया, ख़ुसूसन कोयटा की हद तक, तो केसेस जो है कम रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। पहले कोयटा में ओवरऑल जो बलूचिस्तान के केसेस के 84% कोयटा में था, वो घटते घटते अब 78.6 तक जो है पहुंच गई है, यानी उसमें डिक्लाइन आया है। उसकी वजह क्या है कि शहर के हद तक अब लोगों ने ये रियलाइज़ करना शुरू किया है कि कोरोना एक हकीकत है, ये एक वबा है, ये एक बीमारी है, और SOPs पे अमल दरामद करके ही इससे महफूज रहा जा सकता है। शाबानी साहब, आप अपने मुख्तलिफ तजर्बात का तस्करा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में एक ये भी बड़ा खदशा था कि अस्पताल और तिब्बी अमले पर ऐसा दबाव ना आ जाए कि वो बर्दाश्त ना कर पाएँ, और ये सूरत हाल अभी क्या है, क्या कंट्रोल में है? जी बिल्कुल, ये खदशा हमारा था, क्योंकि कोरोना की जब वबा आया ईरान से, फिर ईरान से तफ्तान, और फिर जो डेटा सामने आ रही थी, पूरी ग्लोबल एक पैनिक थी कोरोना से कि कोई वैक्सीन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स
इक्विपमेंट्स और हॉस्पिटल में ये मुहैया करके SOPs पे अमल दरामद करके ही कोरोना का तदारुक किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। तो जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट कर सकती थी, फौरी तौर पे हमने 3 माह कबल ही बलूचिस्तान में 8000 अफराद के लिए 68 क्वारंटाइन सेंटर हमने इस्टेब्लिश किए ओवरऑल अक्रॉस द प्रोविंस, और 2148 लोगों के लिए 96 वेल फैसिलिटेटेड आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हमने इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें 2148 बेडेड फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन एक एरिया जिसमें हमें परेशानी का सामना था वो थे ICUs वेंटिलेटर, उसकी कमी का सामना था। 25 वेंटिलेटर्स थे हमारे साथ, अब वो हमने बढ़ाते बढ़ाते 92 तक हम पहुँचे हैं। कुछ उसमें इसके अलावा हमारे जो डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स हैं वो भी हैं। रिसेंटली 20 वेंटिलेटर्स हमें NDMA ने फराम किए हैं। 145 का हमारा डिमांड था, बाकी 125 उन्होंने फराम करने हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अपने तौर पे 75 वेंटिलेटर्स के लिए हमने ऑर्डर प्लेस किए। वहाँ पे भी ये इशू है वेंटिलेटर्स के, जो ऑपरेटिंग स्टाफ है, जो टेक्नीशियंस है, जो टेक्निकल स्टाफ है वेंटिलेटर्स के लिए, वहाँ पे भी कमी का सामना है। यानी कि स्टाफ की कमी का सभी सूबों को सामने बलूचिस्तान में भी सूरत हाल दरपेश है। अजमल साहब, आपसे पूछेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक एक मसला ये भी आ रहा है कि यहाँ टेस्टों की तादाद काफ़ी कम है, और जो टेस्ट हो रहे हैं पर्टिकुलरली लेडी रेडिंग में ही अगर आप देख लें तो एक डेढ़ हफ्ते बाद रिपोर्ट मिल रही है। तो क्या लोग टेस्ट कराना नहीं चाहते, या फिर आपके टेस्ट करने की सलाहियत नहीं है इतनी, या फिर इंटरेस्ट ही नहीं है, बस टेस्ट ना करें, अगर सिम्टम है तो घर बैठ जाएँ? देखिए, ये एक जो बात है जिसका मैं बार बार इस चीज़ की वजाहत कर चुका हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जब ये कोरोना वबा आई, उस वक्त हमारी टोटल कैपेसिटी जो थी वो 20 थी, तादाद जो थी, जो टेस्टिंग कैपेसिटी। हमने अपनी गवर्नमेंट की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको हमने बढ़ाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वक्त तकरीबन कोई 3500 के लगभग हम टेस्ट पर डे कर रहे हैं। अब हम प्राइवेट हॉस्पिटल लेबॉर्ट्रीज के साथ भी टेस्टिंग, तो आइंदा जो दिनों में हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी वो बढ़ेगी। और फिर इसमें एक चीज़ ये भी है कि टेस्टिंग के लिए जो पैरामीटर्स हैं या जो उसका जो एक स्टैंडर्ड है टेस्टिंग, उस पर हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अफगानिस्तान से हमारे लोग पाकिस्तानी आए हैं, उनको, और फिर गल्फ स्टेट से भी लोग आ रहे हैं, पहले भी काफ़ी आ चुके हैं, पहले ज़ायरीन आए थे उनका भी। तो इस तरीके से हमारी जो मुख्तलिफ जो ट्रैवलिंग हुई है, जो पाकिस्तानी बाहर थे जो आए हैं, उनका भी हमने मुकम्मल तौर पर ख्याल किया, और उसमें मेजॉरिटी जो लोग थे अल्लाह के फजल व करम से, और वो तमाम लोग जो है अपने घरों को सेहतियाब होकर जा चुके हैं। और हमारी जो वो है जो रिकवरी रेशो है वो भी अल्लाह के फजल व करम से जो अभी है 6536 कोरोना से मुतासर मरीज जो है वो सेहतियाब भी हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी खबर है हमारे सूबे की। चले जी, ये सूरत हाल है दोनों सूबों की। बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर साहब लियाकत शाहवानी बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे, हमारे साथ मौजूद थे। आप अपना ख्याल रखें, और यही है इस बीमारी से बचने का हल तरीका कि ख़ुद को एहतियात अपनानी होगी। और बहुत सी बातें हैं, एक ज़बरदस्त ट्रिब्यूट भी हमने शामिल करना है। बड़ी हौसला अफजा होती हैं ऐसी कहानियाँ, ऐसी खबरें। लेकिन उससे पहले हम ज़रा कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुताल्लिक आपको बता दें। तिब्बी माहिरीन मुल्क में कोरोना से मुताल्लिक ख़तरे की नई घंटी बजा रहे हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से मज़ीद 148 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जिससे मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 3903 हो गई है। और इसमें हमारे बहुत ही अजीज़ उस्ताद, मोहतरम उस्ताद डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब भी शामिल हैं, जिनकी कल नमाज़ जनाजा लाहौर में अदा की गई। और इसलिए उनको सब इतना ट्रिब्यूट दे रहे हैं क्योंकि इस वक्त आप जितनी भी पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री देख रहे हैं, इसमें जितने भी चेहरे आपको नज़र आते हैं, या तो कैमरे के सामने या फिर कैमरे के पीछे काम करने वाले, इन सब के प्रोफेशनल करियर को तराशने, खराशने और इनको बनाने में डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख का एक बहुत अहम किरदार रहा है। अभी हम ये भी बता दें आपको, कोरोना वायरस से मुताल्लिक बात कर ही रहे हैं कि दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि मुल्क में कोरोना के केसेस खौफनाक हद तक बढ़ सकते हैं। जुलाई अगस्त तक मुतासर अफराद की तादाद 40 लाख तक भी पहुँच सकती है। और इस बात का इंकशाफ जियो न्यूज़ की तहकीक से हुआ है, जिसमें मुल्क के
4 बड़े शहरों से गैर जानिबदार तिब्बी माहिरीन की राय और आदाद शुमार को परखा गया है। सो द थिंग्स आर नॉट गुड। डॉक्टर इब्राहिम रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, हमद जनरल हॉस्पिटल दोहा में ये अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स ऑफ कतर दोहा। बताइएगा डॉक्टर इब्राहिम, इस वक्त क्या सूरत हाल है? हम दुबई की बात करें तो वहाँ पर मैसिव टेस्टिंग की गई और उसके बाद आप दुबई को नॉर्मलाइज करने की तरफ उनकी गवर्नमेंट ने सोच लिया है, टूरिज्म भी खोलने की बात हो रही है। व्हाट्स द लेटेस्ट इन दोहा कतर? बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे ऑनलाइन लेने का। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं दोहा कतर जहाँ पे अपनी खिदमात एज ए कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी फिजिशियन अंजाम दे रहा हूँ, शायद दुनिया की सर फहरिस्त मुल्कों में से है जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन इक़दाम लिए इन्होंने, ना सिर्फ प्रिवेंशन की हद तक बल्कि ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के हवाले से भी। और उसकी वजह शायद ये है कि यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही एक मॉडर्न तर्ज अमल पे जो है वो कायम किया गया है, जहाँ पे सबकी जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का जिम्मा जो है वो हुकूमत कतर ने जो है वो लिया है और उनको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से जो है वो अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल। माई सिस्टर एक्चुअली लिव्स इन दोहा एंड शी वाज टेलिंग मी कि टेस्ट हो, इलाज हो, सब हुकूमत की जिम्मेदारी है। और क्या इफेक्टिव लॉकडाउन की वजह से आपको डॉक्टर इब्राहिम अब केसेस कम होते नज़र आ रहे हैं, या दोहा का फ्लैटन जिसे कहते हैं कर्व फ्लैटन हुआ, या अभी तक प्रोजेक्शन है नज़र आ रही है उसमें? जी बिल्कुल, वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ पीक, मगर जो कर्व फ्लैट होते हुए और जो है वो चीज़ों को सेटल होते हुए भी जो है वो कुछ दिन या कुछ हफ्ते दरकार होते हैं। But we are definitely out of peak, or we have seen significant reduction in number of cases. तो अल्हम्दुलिल्लाह we are going in the right direction. अच्छा जी, अब हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर इब्राहिम, नसीमा हनीफ साहिबा हैं कराची से, पूछ रही हैं कि 17 दिन हो गए आइसोलेशन में, आई एम श्योर शी मस्ट बी फीलिंग वेल, तभी उन्होंने ये सवाल किया है। उन्होंने कहा जी मैंने 17 दिन हो गए, अब दोबारा से अपना टेस्ट नहीं कराया, लेकिन आई एम फीलिंग ओके, तो मैं अब क्या अपने घर के काम दोबारा शुरू कर सकती हूँ, जिसमें बच्चों के लिए कुकिंग और घर वालों के लिए कुकिंग भी शामिल है? जी बिल्कुल, देखिए आमतौर पे जो इन्फेक्टिव जो पीरियड होता है वो 14 दिन होता है। अगर कोई शख्स जिसका टेस्ट पॉजिटिव आए और 14 दिन तक वो बेहतर महसूस करे तो चांसेस जो हैं वो बहुत लेस लाइकली होते हैं कि उनका जो इन्फेक्शन है वो सीवियर निमोनिया की शिद्दत इख्तियार कर जाए। बहरहाल टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर 21 दिन का दौरानिया जो है, अगर किसी को टेस्ट पॉजिटिव आता है वो 21 दिन तक जो है अपने आप को आइसोलेट कर ले और अपने जो सेहत पे थोड़ी बहुत तवज्जो इस लिहाज से दे के हाइजीन पे, सेल्फ हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग पे एहतियात करे, तो फिर जो है ऑलमोस्ट ही इज़ फ्री ऑफ वायरस एंड ऑलमोस्ट अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है भी तो ही इज़ नॉट इन्फेक्टिव टू अदर्स। द चांसेस ऑफ हिम बीइंग इन्फेक्टिव टू अदर्स इज़ वेरी लेस लाइकली। तो अगर 14 दिन इन्होंने 17 दिन गुजार लिए हैं तो इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल, मोस्ट लाइकली दैट शी इज़ आउट ऑफ द इन्फेक्टिव स्टेज। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं सबसे ज़्यादा कंसर्न हमें उनके बारे में होता है। अब बहुत से लोग हैं हु आर एल्डरली, घर पे ही क्वारंटीन्ड हैं, उनको बुखार चढ़ता है उतर जाता है, बुखार चढ़ता है उतर जाता है। कब हम वो अलार्म महसूस करें जिस पे हमें लगे कि हाँ अब इन्हें हम घर पे नहीं रख सकते, वी शुड टेक देम टू हॉस्पिटल? अच्छा देखिए, इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर पेशेंट जो है वो दूसरे पेशेंट से मुख्तलिफ है। ख़ास तौर पे जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है उनमें जो दूसरी कोमोर्बिडिटीज़ होती हैं, उनको जो दूसरे दायमी मर्ज़ होते हैं, उनको जो है उनकी ट्रीटमेंट भी अपनी जगह उतनी ही अहम है जितनी कि कोरोना की एहतियात और कोरोना की ट्रीटमेंट। अब उसमें जो कोरोना की जो ख़ास जो अहम अलामात हैं वो बुखार, खांसी और सांस में तंगी, ये वो 3 अहम जो अलामात हैं जो कि कोरोना का शुबा जाहिर कर सकती हैं। और अगर इसके साथ 2 रिस्क फैक्टर, जिसमें कि अगर आपका कॉन्टैक्ट किसी ऐसे शख्स से हुआ है जिसको कोरोना पॉजिटिव है या आपने ट्रैवल ऐसी जगह पे किया है जहाँ पे कोरोना की वबा बहुत फैली हुई है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि सस्पिशियस रेज करती हैं कि किसी को कोरोना हो सकता है।
अब दूसरी बात ये कि जो एल्डरली लोग हैं जिनको बहुत सी कोमोर्बिडिटीज़ हैं वो हाई रिस्क पे हैं इन्फेक्शन से, और इन्फेक्शन की वजह से उनकी जो क्रोनिक इलनेसेस हैं उनके जो है वो डिटीरियोरेशन में, लिहाजा आप उनके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। वो अपनी जो इस वक्त मीडिया में और सोशल मीडिया में जितनी भी मालूमात दी जा रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, सेल्फ क्वारंटीन के हवाले से, वो उस पर जो है ज़रूर जो है वो अमल करें। और ना सिर्फ वो लोग बल्कि दूसरे भी जो यंग पॉपुलेशन है वो भी ज़रूर एहतियात करें कि शायद वो इतने रिस्क पे ना हो इन्फेक्शन के, मगर वो इन्फेक्शन जो है पास ऑन कर सकते हैं अपने दूसरे प्यारों को जो कि रिस्क पे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आमिर सलीम पूछ रहे हैं बहावलपुर से, उनके वालिद साहब अस्पताल में एडमिट थे, किसी और वजह से तबीयत उनकी ख़राब थी। अस्पतालों में आपको पता है रूटीन बन गया है, कोविड टेस्ट कर ही लिया जाता है, तो कोविड टेस्ट उनका किया गया, वो घर आ गए थे, लेकिन घर आने के बाद पता लगा है कि कोविड पॉजिटिव है। अब वो क्वारंटीन में है, उनकी तबीयत ठीक है, तो क्या उन्हें वापस अस्पताल से रुजू करना चाहिए या घर पर ही आइसोलेशन में रहें, क्या करें वो? देखिए, इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि अगर वो ही फिट एंड हेल्थी, उनको कोई दूसरी कोई बीमारी नहीं है, तो ही कैन सेल्फ आइसोलेट एट होम। और सेल्फ आइसोलेट एट होम का मतलब है, सेल्फ आइसोलेट ये नहीं कि आप जो है जहाँ पे आपने अपने कमरे में अपने आप को बंद किया है वहाँ पे हर किसी का गुजर हो रहा है। तो सेल्फ आइसोलेशन है कि आप बिल्कुल जो है वो जो है अपने जो बताई जाती हैं कि आपने कम से कम जो है 2 मीटर का फासला रखना है, और आपने जो है वो सेल्फ हाइजीन और सैनिटाइजेशन और मास्क, इन चीज़ों की एहतियात करनी है। अच्छा, उसके अलावा अगर जो है वो उनको किसी किस्म की अलामात नहीं है, जैसे कि उनका सांस नहीं उखड़ रहा, उनको खांसी नहीं है, शदीद बुखार नहीं है, तो वो घर पे रहकर भी क्लोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, घर पे रहकर भी क्लोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये बताइएगा डॉक्टर साहब के एक और सवाल हमसे किया है कि क्या सब किन्होंने किया था, दोबारा प्लीज़ नाम? काशिफ लाहौर से पूछ रहे थे कि वो घर से बाहर जाते हैं और सिर्फ घर वालों में उन्हीं का घर से बाहर जाना आना है, क्योंकि ज़ाहिर है वो जॉब पे, अपने कारोबार पे, रोज़गार के सिलसिले में जाते हैं, तो उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए? क्योंकि उनका सिर्फ कांटेक्ट है बाहर की दुनिया से, वो घर आएँ तो ऐसा क्या करें कि अगर वो वायरस साथ लेके भी आ रहे हैं या कहीं लगा भी हुआ है तो बाकी घर वालों तक ना लगे फैले? देखिए, उसमें मेरे ख्याल से मीडिया और सोशल मीडिया पे हर तरफ जो है वो बहुत ही मुफीद मालूमात मौजूद है, मगर उसमें कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये कि मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूरी करें आप, और भीड़ वाली जितनी भी भीड़ वाली जगह है वहाँ पे जो है आप एहतियात करें। और जब आप घर वापस आते हैं तो अपने ग्लव्स को जो है वो सही तरह डिस्पोज करें। उसके अलावा जो है आप कोशिश करें कि आप जब घर में दाखिल होते हैं तो आप बिल्कुल जो है वो जाके लोगों में जो है वो घुले मिले नहीं, आप अपने जो है कपड़े जो है वो एक मुख्तलिफ रूम में जो है उनको तब्दील कर सकते हैं, आप एक शावर ले सकते हैं, अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर सकते हैं, और फिर जो है आपको अगर अलामात नहीं है तो फिर जो है आप बैक टू अपनी रूटीन लाइफ में जा सकते हैं। मगर फिर भी आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आप एसिम्प्टोमेटिक हों मगर आप जो है वो पास ऑन इन्फेक्शन जो है किसी और को कर दें। अच्छा, अब एक और भी मसला आ रहा है डॉक्टर साहब के बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, पाकिस्तान में आजकल जो है कुछ वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ भी और ये सीजनल फ्लू वगैरह भी फैला हुआ है, और सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करता है बच्चों को। तो बच्चों के बारे में बताइएगा, वो कितने एट रिस्क होते हैं ऑफ कोविड-19? और बच्चों को नज़ला खांसी ज़ुकाम तो सीज़न में 1-2 दफ़ा हो ही जाता है, तो कब हमें लगे कि हाँ ये नॉर्मल नज़ला खांसी ज़ुकाम नहीं है, ये कुछ और है? अच्छा, देखिए, लकीली और खुशकिस्मती से बच्चे जो है वो इस कदर मुतासर नहीं हुए कोरोना से, मगर अगर आप देखें तो ना ही अमवात हैं बच्चों में, मगर फिर भी ये कहना मुनासिब है कि एहतियात जो है वो ज़रूरी है। अब कुछ अलामात जो कि बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो कोरोना के हवाले से हो या किसी भी इन्फेक्शन या वबाई अमराज में हो, और वो ये हैं कि बुखार, खांसी, सांस का उखड़ना, और बच्चों में ख़ास तौर पे अगर बच्चे
दे आर नॉट एज एक्टिव एज देयर बेस लाइन। मतलब ये कि पहले वो बहुत एक्टिव थे, खा पी रहे थे, उछल कूद रहे थे, मगर अब जो है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो इतना एक्टिव नहीं है, उसका सांस उखड़ रहा है या उसको तेज बुखार है। तो ये चाहे कोरोना की अलामत भी हो सकता है, मगर उसके साथ साथ बच्चों में दूसरे इन्फेक्शन भी कॉमन है, जिसमें बहुत से रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं। तो ये अलामात जो है आप रिगार्डलेस ऑफ कोरोना जो है अगर बच्चों में पाए जाते हैं तो वो ज़रूर आप जो है वो तिब्बी माहिरीन से रब्ता करें। ऑल राइट, एक और भी हमारे पास सवाल आया है कि किस तरह से घर में क्वारंटीन करना है अपने आप को अगर आपको पता लग जाए कि कोरोना वायरस है तो क्या करें आप? क्या अपने बर्तन अलग कर लें, कमरा तो चलें अलग करना ही है, और क्या बिल्कुल आप अपने घर वालों को दूर से क्या देख सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि लोग इस तरह घर में कमरे में बंद रह रहे के भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जी ये जाहिर सी बात है, घर में अपने आप को इस तरह आइसोलेट करना इट्स नॉट एन इजी थिंग। मगर देखें दूर से रह के बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल एक फासला रख के उनसे कम्युनिकेशन की जा सकती है, और बर्तन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो लेटेस्ट WHO की रिकमेंडेशन है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ उससे उसका फैलाव उतना नहीं है, मगर एहतियाती तौर पे बर्तन वगैरह जो है वो डेफिनेटली जो है वो पास ऑन किए जा सकते हैं, कीपिंग इन माइंड के जो है दूसरा शख्स उसको कोरोना ना हो और उसने अगर ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं तो ये बहुत जो है वो इफेक्टिव मेजर्स हैं कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे को दें, और अगर दूसरे को जो है वो लेते वक्त भी उसने ठीक है। क्विकली डॉक्टर इब्राहिम, एक और मज़हर इकबाल साहब ने हमें सवाल किया, उनकी बहन की सूंघने और की सलाहियत मुतासर हुई है, स्मेल नहीं आ रही है उन्हें और जायका चला गया है खाने का, तो क्या ये अलामत है? जी ये एक अहम अलामत हो सकती है कोरोना की, और बेशक उनको कोरोना टेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो मगर कोरोना टेस्ट की अहम अलामत है, मगर ज़रूरी नहीं कि उनको जो है ये फिर आगे बढ़कर कोविड निमोनिया या कोरोना निमोनिया हो। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इब्राहिम रशीद। दोहा कतर से हमद हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं एज कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, माहिर अमराज तनफ़ुस। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, बरतानिया के मशहूर क्लब MCC जो कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की मिल्कियत भी रखता है और क्रिकेट कवानीन की पासदारी करता है, इस क्लब की तारीख में पहली मरतबा एक खातून सदर बनी है। बरतानिया की खवातीन क्रिकेट टीम की साबिक़ कप्तान क्लेयर कॉनर अगले साल अक्टूबर में MCC में अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल लेंगी, और इस वक्त MCC के सदर श्रीलंका के साबिक़ कप्तान कुमार संगकारा हैं। सो यस, दैट्स अ गुड चेंज एंड बड़ी बात है एक्चुअली ये। सो ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है, कई 100 साल तारीख़ में, एज एन ऑलमोस्ट 150 साल तो है ये ग्राउंड, उसकी तारीख़ में पहली मरतबा है कि MCC की सदारत की जिम्मेदारियाँ एक खातून को दी जा रही हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, सी यू इन अ वाइल। सियासी मामलात का तज़किरा करेंगे। PTI के अंदरूनी झगड़े, मुंतखब अरकान की नाराज़गी के साथ साथ इत्तेहादी भी टफ टाइम दे रहे हैं। सियासी तौर पर हुकूमत के लिए बहुत कठिन लम्हात हैं। हुकूमत की गवर्नेंस और परफॉर्मेंस पर अलग सवालात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मुसलसल सियासी चैलेंजेस बढ़ते हैं। फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर कल हमारे ही शो में शाह महमूद कुरैशी ने मोहतात रद्द अमल दिया। अलीम खान समेत दीगर पार्टी रहनुमा भी मोहतात हैं, लेकिन कुछ फयाजुल हसन चौहान जैसे भी हैं जो फवाद चौधरी से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं और भी बहुत कुछ कह रहे हैं उनके बारे में। काबीना की जो अंदरूनी गुफ्तगू है वो मीडिया पे डिस्कस करना नामुनासिब है। पार्टी के मामलात पार्टी का फोरम है, कोर कमेटी है, पार्टी के इजलास है। तरीकाकार ये होता है कि हम घर की बातें घर में करते हैं, पूरी जो दिल में हो वो बात करनी चाहिए, लेकिन अंदर घर के अंदर करनी चाहिए। ये टिक के किसी जगह पे बैठ ही नहीं सकते, ये डिसिप्लिन एटीट्यूड के साथ रह ही नहीं सकते। आप जो अपने आप को बड़ा सुकरात बुकरात और रस्तू और जाली न्यूज बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई अगर आप समझते हैं कि पार्टी नाकाम है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी टीम बनाने में और जो भी इन्होंने चवलें मारी हैं अपने इंटरव्यू में, तो भाई रिजाइन कर दो। ये तो उनकी बात थी। फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर वफाकी काबीना में गर्मा गर्मी होने के बाद गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म से फैसल वाडा ने और फिर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने मुलाकात की। दूसरी जानिब उस्मान डार ने असद उमर से फवाद चौधरी की मुलाकात भी कराई, जिसमें गिले शिकवे भी दूर हुए हैं। पार्टी यानी कि सब एक दूसरे से मिलनी है। अपेरेंटली ये लग रहा है कि सब जो हैं वो एक दूसरे से मिल के गिले शिकवे दूर कर रहे हैं। इस तस्वीर में वैसे ये एक जैसे कपड़ों का अवार्ड भी इस तस्वीर में सबको मिलना चाहिए। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर साहब सारे ही
बिल्कुल यूनिफॉर्म में बैठे एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। बाहमी हम आहंगी भी जाहिर होती है, किसी ने कहा एक जैसे कपड़े में से। आई एम श्योर ये महज इत्तेफाक होगा। पार्टी रहनुमा किसी हद तक पुरसुकून हुए हैं तो इत्तेहादी हुकूमत के तालाब में पत्थर मार रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दिफ़ा की सरबराही में हुकूमती वफ़द ने जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहज़ैन बुख्ती से इस्लामाबाद में मुलाकात की, ताहम कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी। ये है कि सिर्फ यू टर्न पे यकीन रखते हैं, कौम के सामने हर किसी से यू टर्न नहीं ले रहे हैं। आप देखिए 18वीं तरमीम पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों की कंसेंसस से बनी। वज़ीर आज़म साहब अपनी PTI का नज़रिया रखते हैं, पूरे पाकिस्तान की तो कंसेंसस डेवलप नहीं करवा सकते हैं। 18वीं तरमीम कंसेंसस से आई और NFC अवार्ड में बलूचिस्तान को जितना मिला है, NFC अवार्ड जो 7th अवार्ड है, कभी न पहले मिला न आइंदा मिलेगा। MA ने इसको इज्जत देने का बड़ा फुकदान है ना। ऑपोजिशन ताबड़तोड़ सियासी हमले कर रही है, इत्तेहादी हुकूमत छोड़ने की धमकी दे रहे हैं और वज़रा एक दूसरे से इस्तीफ़े मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ भी कहें, उनके सामने चैलेंज संगीन होता जा रहा है। नजीब हारून साहब से हम बात करेंगे, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया नजीब साहब। नजीब साहब, फवाद चौधरी और दीगर अफराद तो कई बातें अब सामने ला रहे हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत और क़यादत से आपकी भी शिकायत पुरानी हैं, आप तो मुस्ताफ़ी भी हो गए थे, तो आपके ख़्याल में क्या फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं? क्या हुकूमत के लिए वाकई इतने हालात ख़राब हो गए हैं और पार्टी के अंदरूनी मामलात खान साहब नहीं संभाल पा रहे हैं? देखिए, फवाद चौधरी जो हैं वो पहले दिन से ही इस हुकूमत के साथ रहे हैं, अंदर के आदमी हैं। उनके पास पहले भी बहुत ही अहम वजारत थी इंफॉर्मेशन की, जिस तक सारी वजारतें अपनी मालूमात पहुँचाते हैं। तो कयास तो यही है कि मैं समझूंगा कि जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे, कम से कम अपने ख्याल में सही कह रहे होंगे। जिस तरह से उन्होंने हुकूमत को देखा, जिस तरीके से समझा या जो उनके ऊपर गुजरी, तो एक बात तो मसला तो रहा है और ये मसला बारहा सामने आया है कि चूँकि बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह से बहुत सारे बैकग्राउंड के जमा हुए, तो जो एक टीम जेल होनी होती है वो टीम तो नहीं जेल हो सकी, जिसकी वजह से जो मकासद थे, जिस तब्दीली की हमने बात की थी, जिसकी वजह से मैंने आज से कोई 2 महीने पहले इस्तीफ़ा दिया था, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जो नज़रियाती लोग थे जो इस तहरीक को लेके चले थे, जिनकी कुर्बानियाँ थी, उन्होंने तो सोचा था कि पाकिस्तान को जाकर उसकी बुनियादी तब्दीलियाँ उस ढांचे के अंदर होनी थी, क्योंकि वही वाला कि आप दवा लेते रहेंगे बार बार और उसी तरीके से मरीज़ की हालत बिगड़ती रही है। तो मैं ये जो अभी पंडोरा बॉक्स खुला है, अब इसमें ये ज़रूर था कि मेरा जैसा आदमी जो इस तहरीक इंसाफ के बानी हैं, उसने अपने घर का कुछ पर्दा लिख रखा, कुछ लिहाज रखा, कुछ मुरफ़तों का मामला होता है और बहुत सारे दोस्त जब अपने जज्बात का और अपने ख़यालात का एहसास करते हैं, इजहार करते हैं, तो वो उस पर्दे का बेरहमी से वो खोल देते हैं उन चीज़ों को। अच्छा नजीब साहब, पार्टी के लोगों को एक शिकायत ये भी रही है कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द जो फैसला साजी के अमल में शरीक हैं वो लोग सियासी नहीं हैं। आप तहरीक इंसाफ के बानी नज़रियाती कारकुनों में से एक हैं, आपकी नज़र में इन गैर सियासी लोगों से नुकसान हुआ है क्या पार्टी को? आज तक जितनी दुनिया की तारीख मुझे पता है, किराए के गुरिल्लों से आज तक कोई जंग नहीं जीती जा सकी। ये ज़रूर है कि वो ऑपरेटर्स का घेरा तंग होता है, वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जार्गन्स उनको आते हैं। बाज़ औक़ात क्योंकि खान साहब का ये पहली दफ़ा इक़्तिदार का तजुर्बा है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाते हैं। एक पुरानी कहावत भी है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। बड़े बड़े बासलाहियत लोग पार्टी के अंदर, बाकिरदार लोग, जिनकी वफादारी भी पूरी थी और साथ साथ वफादारी के अलावा उनका कॉम्पिटेंस भी बेनतहा ज़्यादा था। लेकिन बाज़ औक़ात नए लोग ज़्यादा अपीलिंग होते हैं और फिर वो हुनरमंद होते हैं, कारीगर होते हैं, वो सरबराह को, पार्टी के रहनुमा को इतना ज़्यादा मुतासिर कर देते हैं कि वो समझता है कि यही मसीहा है। तो इमरान खान साहब को जो वर्ल्ड कप भी खान साहब जीते थे, तो उस वक्त इंज़माम उल हक ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी और वसीम अकरम ने बड़ी विकेट लिए थे। तो इमरान खान साहब आज भी गालिबन इंज़माम उल हक प्लस और वसीम अकरम प्लस की तलाश में हैं। हालांकि घर के अंदर डबल प्लस, बल्कि वो स्क्वायर जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। और मैंने हमेशा ये बात की कि खान साहब 1 हैं और बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर शायद वो 0 हों, उनकी वैल्यू अलग अलग मेरे जैसे, लेकिन 1 के साथ जब ये सारे 0 जुड़ते हैं तो वो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस बनता है।
तो ये खान साहब को, पार्टी के लोगों को खान साहब की अहमियत उस वन की, क्योंकि लोगों ने उम्मीद बांधी खान साहब से, ख्वाब बेचे खान साहब ने, लोगों की तवक्कुआत हैं खान साहब से, लेकिन उनके साथ मेरे जैसे लोग जो 22 साल इक़्तिदार में MNA बनने से पहले और अब 24 साल का सफ़र तय करे बैठे हैं, उनके भी ख्वाब हैं, वो भी उनकी ताबीर ढूंढ रहे हैं अपनी अगली नस्ल के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हैं। बड़ी आपने कुछ अच्छी बातें की हैं। ये बताइएगा, हमारे साथ मौजूद हैं नजीब साहब के फवाद चौधरी, राजा रियाज, और आप जैसे लोगों की बात वज़ीर आज़म क्या सुन नहीं रहे हैं? क्योंकि आप कोई इमोशनल बात नहीं, आप बड़ी रैशनल बात कर रहे हैं। ये तो साफ नज़र आ रहा है कि वो नहीं अपेरेंटली सुन रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि वो क्यों नहीं सुन रहे हैं, या वाकई उनके कोई कान भर रहा है, या इसकी कोई और वजह या मजबूरियाँ नज़र आती हैं आपको? देखें, फवाद चौधरी साहब भी पार्टी के लिए बड़ा अहम हुए, राजा रियाज साहब भी पीपल्स पार्टी से तशरीफ़ लाए, फवाद चौधरी साहब को भी मुख्तलिफ अदवार में ज़िम्मेदारियों में रहे हैं, और मुझे उनके साथ इस तरह से एक ही लाठी से ना हाँकें, क्योंकि मैं 22 साल का जद्दोजहद करने वाला आदमी हूँ, जो नज़रियाती था, जो पहले दिन पार्टी के साथ था, जो पहली सेंट्रल कमेटी से पार्टी के साथ था। तो ये ज़रूर है कि मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर खान साहब को बाज़ औक़ात किसी से ज़्यादा मुतासर होते हैं, उसकी सलाहियतों से, उसकी बातों से, और फिर कुछ असर के बाद शायद उससे कोई बेहतर आदमी मिल जाता हो या बेहतर मशवरा हो जाता हो। लेकिन जितनी मैं छोटी मोटी सियासत जानता हूँ, जितना मैं छोटा मोटा कारोबार करता हूँ, इसके अंदर जो आपकी होम ग्रोन टीम होती है, जो आपकी फोर्स होती है, जो आपके साथ नज़रियात के साथ वाबस्ता होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि किराए के गोरेलों से कुछ नहीं होता, और ये जो रंग बिरंगे हमने जमा किए और इन्होंने कुछ ना कुछ किया, लेकिन ये आपस में जेल नहीं हो सके, ये ना आपस में एक दूसरे की इज्जत कर सके, ना ये अपने एक दूसरे को पास दे सके, क्योंकि ये एक कलेक्टिव वो है, एक कलेक्टिव विजडम है। इसके अंदर एक दूसरे के साथ मिल के, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को इन्हेंस करके, उनको उठा के, और एक दूसरे की कमज़ोरियों को, खामियों को यानी संभाल के ये हम जब काम करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इस्तिफादा करेगा। और खान साहब उम्मीद है कि लोगों की सही पहचान करें, वो भी तजर्बा हासिल कर रहे हैं, लेकिन कीमत मेरी नज़र में बहुत भारी है। जितना जल्दी वो कर लेंगे मुल्क के लिए भी अच्छा है, पार्टी के लिए भी अच्छा है, और ख़ुद उनकी ज़ात के लिए भी बहुत अच्छा है। ऑल राइट जी, बहुत शुक्रिया। नजीब हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमेंट नसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में कम उम्री की शादियों से मुताल्लिक आप लोग बड़े हैरान कुन आदाद शुमार सामने लाए हैं। सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब क्या अचानक हुई है या हमेशा से इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ फ्रंटियर कल्चर? क्या चल रहा है यहाँ पर? यूनिसेफ के मुताबिक, जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए अतफ़ाल है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 21% शादियाँ जो हैं वो 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की जो है वो कर दी जाती हैं, और तकरीबन इसके अंदर 3% शादियाँ ऐसी हैं जो कि 15 साल से कम उम्र के दरमियान जो है वो की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सबसे जो डेटा आया सामने वो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान का था, जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बाद अजला में बचपन की जो शादियों की शरह है वो 74% तक जो है वो बुलंद है। जब ये डेटा आया तो इस डेटा के ऊपर काफ़ी सवालात उठाए गए, क्योंकि आपको पता है कि जब भी जो NGOs की तरफ से डेटा आता है उसके ऊपर उसको कितनी मुस्तनद है वो डेटा, उस हवाले से अक्सर सवालात उठाए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से डेटा है वो भी काफ़ी एस्टॉनिशिंग है, और मुझे लगता है कि वो वैलिडेट करता है। कमर साहब, कम उम्री में शादी का अमल रोकने के लिए कानून साजी भी ज़ाहिर हुई, और उसके बावजूद क्या समझते हैं क्यों फ़र्क नहीं पड़ा? क्या वजह नज़र आती है इसकी? देखिए, एक तो कवानीन है बिल्कुल मौजूद है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी एक्ट है, यानी बलूगत का जो एक्ट है जो ये तय करता है कि 18 साल से कम उम्र को बच्चा या बच्ची तस्वुर किया जाएगा। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का चाइल्ड वेलफेयर एंड कमीशन प्रोटेक्शन एक्ट जो 2010 है, उसके अंदर भी बच्चे की जो उम्र का तयन है वो इसी तरह किया गया है कि 18 साल से कम उम्र को बच्चा या बच्ची तस्वुर किया जाएगा। लेकिन जो चाइल्ड मैरिजेस के रोकने के जो स्पेशल लेजिस्लेशन है जो कि
1929 के बाद जिसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं की गई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसके मुताबिक जो है लड़की की कम अज़ कम उम्र 16 साल और लड़के की उम्र जो है वो 18 साल रखी गई। क्योंकि जो कानून इतना कमज़ोर है, 1000 रुपये जहाँ जुर्माना या सिर्फ 1 माह कैद की सज़ा की बात की गई है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस कानून पर अमल दरामद होना जो है वो कितना बड़ा चैलेंज होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये कानून अभी तक नहीं बन सका। सिंध इस वक्त तक वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जहाँ पर बच्चे और बच्चियों की कम अज़ कम जो शादी की उम्र है उसको 18 साल तक। एक और आपकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों पर तशद्दुद से मुताल्लिक भी बड़े अलार्मिंग फिगर सामने आ रहे हैं, और क्या समझते हैं, क्या अचानक से इसमें इजाफा हुआ है या फिर हमेशा से यही सिलसिला था और अब रिसर्च हो रही है? और ज़ाहिर है दिस हैज़ टू स्टॉप, इसको कैसे रोका जाए? कोई सूबा पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जहाँ पर बच्चों के साथ तशद्दुद और जिनसी ज़बरदस्ती, मारपीट और जो दीगर इस्तेसाल है उनके हुकूक का, वो डेली के बुनियाद पर दर्जनों केसेस मीडिया, सोशल मीडिया या प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है वो नहीं आते हैं। उस हवाले से जो सबसे बड़ा चैलेंज है एक तो ये कि जो तरबियत साजी है, मुझे लगता है कि इसके अंदर चाहे वो सिविल सोसाइटी की तंजीमें हों, चाहे असातिज़ा का किरदार हो, चाहे वो उलमा का किरदार हो, बहैसियत सोसाइटी मुझे लगता है कि शायद हम एक फेलियर की तरफ गए हैं, और वो मजमूई फेलियर है। किसी एक इदारे की तरफ उंगली उठाना या कि हुकूमत की तरफ उठाना सिर्फ मुझे लगता है कि ये इंसाफ नहीं होगा कहा जाए तो। फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो कवानीन बनाए गए हैं वो कवानीन कितने मुअस्सर हैं या नहीं, इसके ऊपर भी एक डिबेट होनी चाहिए, और क्या वो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मसलन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो बनाया जाना था, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन का यूनिट जो है वो मौजूद नहीं है। हमारी इस प्रोग्राम के तवसत से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी ये गुजारिश है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं इनको फौरी तौर के ऊपर जो है बहाल किया जाए। जो रिसोर्स एलोकेशन जिस हवाले से की गई है और जो हायरिंग होनी है उसको जल्द अज जल्द मुकर्रर करके इनको फ़ाल किया जा सके, ताकि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से वो पूरी की जा सके। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे कोच EVAWKP कमर नसीम साहब। और यकीनन हम तशद्दुद की बात करें, बच्चों पर जिनसी इस्तेहसाल की बात करें, दिस इज़ वन टॉपिक जो हम बारहा उठाते रहते हैं और इस पर कुछ होना चाहिए क्योंकि सिलसिला कम नहीं हो रहा है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी अलार्मिंग सी खबर है और वालिदैन को ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देनी होगी क्योंकि ये ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा वीडियो गेमिंग करते हैं। लाहौर से इंतहाई परेशान कौन खबर सामने आई। एक 16 साल का बच्चा ही है, इसलिए इसने ख़ुदकुशी कर ली कि एक गेम है PUBG, इसमें इसने मिशन पूरा नहीं कर पाया था। ये दे हैव टू लुक फॉर इट कि क्या बच्चे में ऐसे साइंस हैं कि ये ज़रूरत से ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं गेमिंग पे और ही और शी हैज़ स्टार्टेड टेकिंग इट सो सीरियसली कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया या कुछ और हो गया। और कोरोना की वजह से वैसे ही ज़रा स्क्रीन टाइम बच्चों का बड़ा हुआ है, तो प्लीज़ उनका ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। आप अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, हाथ धोएं। इंशाल्लाह गोइंग टू सी यू टुमारो।